4 मई के बाद बंगाल की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। सिर्फ कुछ इक़्तिदार की तब्दीली नहीं हुई है बल्कि बंगाल की जो सियासत भी तब्दील हो गई है। एक ज़माने में कहा जाता था कि बंगाल में मुज़ाहमत ज़्यादा है, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है कि पोजीशन ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है। ऐसे में सवाल सबसे अहम ये हो गया है कि बंगाल के मुसलमान जिन्होंने जो गुज़श्ता 1 दिहाई से 10, 12, 15 सालों से पूरी क़ुव्वत के साथ टीएमसी के साथ खड़े थे, लेकिन आज टीएमसी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है। टीएमसी का एक बड़ा ग्रुप प्रो गवर्नमेंट होकर एक पोजीशन बन गई है और बल्कि लोकसभा में तो एनडीए का हिस्सा बन गई है। ऐसे में बुनियादी सवाल ये है कि बंगाल के मुसलमानों की सियासत क्या होगी। क्या बंगाल के मुसलमान एक बार फिर लेफ़्ट के दामन में चले जाएंगे, या फिर जो मुस्लिम इशूज़ हैं, मुस्लिम मुसलमानों के मसाइल हैं, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन का मसला है, एजुकेशन के मसाइल हैं, मदरसे के एजुकेशन के जो मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो मुसलमानों को हल करना है। और जबकि एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो अभी 2 दिन कबल ही जो बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका एक आर्टिकल छपा है द टेलीग्राफ में। उन्होंने बंगाल दिवस पर एक आर्टिकल लिखते हुए कहा कि ये सच्चाई यही है कि जो मिथ बना हुआ था कि बंगाली चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सब एक है, ऐसा नहीं है। ये साबित हो गया कि बंगाली अलग है, बंगाली हिंदू अलग है, बंगाली मुसलमान अलग है। जो इस तरह की जो लाइन खींची जा रही है, ऐसे में बंगाल के मुसलमान क्या कर सकते हैं, इस मौजू पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनाब प्रोफेसर मोइदुल इस्लाम साहब। सर, आपका इंसाफ नेटवर्क में खैर मकदम है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जो बंगाल की जो सियासी तब्दीली आई है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? नहीं, सियासी तब्दीली जो आया है तो इस पे अभी थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि 2/3 मेजोरिटी जो 72 से चला आ रहा है, 1972 से, तो उतना ही 2/3 मेजोरिटी लेके जो पार्टी जीती है उनका भी 2/3 मेजोरिटी आया, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक तो फॉलो हुआ है। मगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ इस बार कि जो लोकसभा पहले जीतता है वो विधानसभा जीतता है, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले जब पॉलिटिकल चेंज जब आया था 2009 में पहले लोकसभा तृणमूल जीते थे, उसके बाद वो विधानसभा जीते थे, और 1977 का मार्च में जो लोकसभा लेफ्ट ने जीता था उसके बाद ही जून का विधानसभा लेफ्ट ने जीता था। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस बार साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को बहुत बड़ी हार हुए थे उनका जी। मगर 2 साल के खासतौर से आरजी कर का मूवमेंट जो है जी, और बांग्लादेश में भी जिस तरीके का सियासी उथल जो हुआ उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में था, और उसके साथ साथ जो हिंदू रेफ्यूजीज थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। तो ये सारे चीज़ों को लेके आरएसएस ने 2024 का हार के बाद बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे उन्होंने बिताया, वक्त ज़्यादा यहाँ पे दिया, और एक जिसको बोलते हैं कि फोकस्ड कैंपेन करके एक हिंदू मेजोरिटी को एक कंसोलिडेट करने वाला एक उन्होंने मुहिम छेड़ा था, और वो उसमें उनका काफ़ी कामयाब भी रहा उस मुहिम में। दूसरा ये हुआ कि मुसलमानों का जो वोट जितना तृणमूल को मिलना चाहिए था, ख़ास तौर से मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर, इस ज़िलों में बीजेपी को भी सीट मिला। इसका मतलब है कि और मुसलमान वोट वहाँ पे बढ़ गए, क्योंकि मुसलमान ऑलरेडी तृणमूल से थोड़ा सा खफा था, ख़ास तौर से ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। ओबीसी रिजर्वेशन कोर्ट में जाके वो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ राय दिया। उसके बाद तृणमूल ने जल्दबाजी में कोई दूसरा लिस्ट लाया तो वो लागू नहीं हो कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, मगर यहाँ पे हर साल जो एडमिशन और जॉब रिक्रूटमेंट में मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ओबीसी रिजर्वेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ उसके जगह वक़्फ़ को लेके भी तृणमूल से थोड़ा सा खफा था, क्योंकि तृणमूल थोड़ा सा एक बार एक स्टैंड लिया, दूसरी बार दूसरा स्टैंड लिया, तो उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इसलिए ये 3 ज़िलों में जो मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर में, यहाँ पे भी मुसलमान वोट बटा, इसलिए वहाँ पे बड़े पैमाने में नाम भी कटे थे एसआईआर में। नहीं, एसआईआर तो एक तो इम्पैक्ट है ही। मैं बोल रहा एसआईआर को समझ लीजिए, एसआईआर अगर पूरा होता, मतलब एसआईआर अगर 34 लाख लोग अगर वोट दे पाते, जो अभी लेट में गए 34 लाख लोग,
तो वो अगर हो भी जाता फिर भी मुसलमान वोट आपका इस तीनों जगह में बंटता। जी तो वही वो लार्ज ट्रेंड वही है कि इसीलिए वो हुमायूं कबीर का आजूपा को भी 2 सीट मिला, कांग्रेस को भी 2 मिला सीट, आईएसएफ को मिला, लेफ्ट को मिला। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान वोट जितना तृणमूल को कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए था, जितना तृणमूल एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ नहीं। और अभी जो सिचुएशन है कि तृणमूल के पास क्योंकि कोई आइडियोलॉजी आपका था नहीं, इसका मेन उसका टारगेट था कि लेफ्ट फ्रंट को हटाओ, तो लेफ्ट फ्रंट तो हट गया 2011 में। उसके बाद जो एक तृणमूल का अपना एक आइडियोलॉजी जो होना चाहिए था जिस तरीके का, उस तरीके का आइडियोलॉजी में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं था। इसीलिए जब हारा तब जो है पूरा पत्ते की ताश के पत्ते की जैसा वो बिखर गया। क्योंकि सारे लोग जो तृणमूल में थे वो पावर में है इसीलिए थे, पावर एंजॉय कर रहे थे, और जब वो हार गए तो फिर उनका पूरा ताश के पत्ते के जैसा वो बिखर गया। तो अभी सिचुएशन अभी ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही कि नहीं कर रही, उसके साथ साथ जो ज़्यादा देखने को लोग मतलब काफ़ी गौर करने वाली बात है, जो लोग गौर कर रहे हैं कि ऑपोजिशन में क्या हलचल है, क्योंकि ऑपोजिशन में एक चर्निंग हो रहा है। तो वो अभी फ़िलहाल सूरत हाल है। जैसा हम लास्ट टाइम में इलेक्शन से पहले आपसे एक इंटरव्यू किया था आरएसएस के इशू पे जी, तो आपने कहा था कि आरएसएस का टीएमसी मुकाबला कर रही है बंगाली नेशनलिज्म के जरिए, और आपने ये भी कहा था कि आरएसएस धीरे धीरे वो जो मैंने स्वपन दासगुप्ता के जो आर्टिकल का उस तफरीक को पैदा भी कर रही है कि नहीं, जो हम लैंग्वेज की तरह से आप एक हो सकते हैं लेकिन कल्चरी और मजहब की तरह से आप फ़र्क हैं, बहुत सारे फ़र्क लाइनिंग हैं। बिल्कुल। और यही वजह कि 20 जून को उन्होंने बंगाल दिवस मनाने का ऐलान किया, उसके पीछे एक तारीख है कि उसी दिन डिवाइडेड बंगाल का। तो क्या आरएसएस जो इस तरह की जो लाइन खींच रही है कि ये लाइन मज़ीद गहरा होगा, और गहरा होगा तो इससे मुसलमानों का नुकसान होगा? ये गहरा हो सकता है अगर इसको अगर चुनांचा इसको अगर आप अगर चुनौती ना दे तो तुरंत इनको चुनौती देना चाहिए। जो सोशल मीडिया का कैंपेन है या टेलीविज़न मीडिया में जो नॉन आरएसएस लोग जो बैठते हैं उनको ये सब एवरीडे लेवल में ये उनको एक रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। इसको आप मुठभेड़ से दंगा हंगामा करके इनको आपको ये नहीं कर सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। जी जी, इनको अल्टीमेटली आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली फाइट करना चाहिए। तो पहले तो 20 जून पश्चिम बंग दिवस का बात है, तो उसमें हिंदू महासभा का सिर्फ एक ही एमएलए था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 3 एमएलए थे जी, ज्योति बासु, रतनलाल ब्राह्मण और रूपनारायण रॉय जी। तो उसमें तो जो जितना रिकॉर्ड्स हैं हम देख रहे हैं डिवीजन 1 और डिवीजन 2 वाला जो वोट में, उसमें ज्योति बासु और रतनलाल ब्राह्मण ने भी वोट दिया था डिवाइड के हक में। हाँ, डिवीजन के बाद में जी। और उन्होंने ये कहा कि भाई उस वक्त का ऐसा स्थिति हो गया था कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोगों को वोट देना पड़ा डिवीजन के लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया था कि तो हम लोग पहले चाहते नहीं थे कि बंगाल डिवाइड हो, ये ज्योति बासु लिख रहे हैं, मगर वो फाइनली उनको वो जाना पड़ा जी। और कांग्रेस के भी इतने सारे सब लोग थे जी। तो सारे जो एमएलए हुए तो 58 वर्सेस 21 ये आपका आंकड़ा था जी। तो 58 एमएलएज ने उस वक्त बंगाल डिवीजन के पक्ष में वोट दिया, तो उसमें से एक सिर्फ वोट आपका हिंदू महासभा का था। समझ लीजिए वो अगर वोट नहीं भी देते फिर भी तो भी डिवाइड होता। तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा के बढ़ने का भी क्या ये है, कोई मतलब नहीं है जी। है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चाह रहे थे। कांग्रेस के किरण शंकर राय भी जो है वो भी, उनका भी एक भूमिका था, और उस वक्त के जो और भी लोग थे, सुचेता कृपालानी और फिर जो जदुनाथ सरकार, जो इंटेलेक्चुअल लेवल में जो इंटरवेंशन था, मेघनाथ शाह, ये सारे लोग जो बंगाल के पक्ष में, बंगाल डिवीजन के पक्ष में उनका मत वो लोग रखे थे पब्लिकली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिर्फ उनका उन्हीं का वोट बहुत महत्वपूर्ण था और उन्हीं का जो है एकमात्र उन्हीं का ही लीडरशिप में ये बंगाल डिवाइड हुआ, ऐसा नहीं था।
सर मेरा इससे जुड़ा एक सवाल और है जी कि जब 95 में 1905 में बंगाल डिवाइड हो गया, जी, फिर 1911 में फिर वापस आया, उसको जोड़ने में बंगाली हिंदू इंटेलेक्चुअल जैसे जी। रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह के बहुत बड़ा रोल था। जी। आखिर 11 से लेकर 47 तक क्या ऐसा हुआ कि ज़्यादातर बंगाली इंटेलेक्चुअल जिनका आप नाम लिए हैं वो डिवाइड के हक में चले गए? दो चीज़ हुआ। एक तो आपका जो बंगाली मुसलमान जो कृषक जो थे, जी जी, उनका जो पेजेंट्स जो थे, जी जी, ये बंगाली हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक अपराइजिंग कर रहे थे। और उसमें सिर्फ बंगाली मुसलमान किसान भी नहीं, उसके अलावा नमशूद्र किसान भी, हाँ, जो लोअर आज के दिन पे जो जिनका एक बड़ा तबका मतुआ बोला जाता है, मगर वो नमशूद्र कास्ट है। जी जी, तो उनका भी एक बड़ा सा जो तबका है वो भी हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ एक बड़ा सा मुहिम छेड़ रहे थे। इसीलिए जोगेन मंडल का लाइन था कि बंगाली मुसलमान और बंगाली नमशूद्र में एक अलायंस होना चाहिए। तो ये एक तो चीज़ वो खासतौर से 1920-30 का दशक से ये जो मूवमेंट ये काफ़ी बढ़ गया और इसमें जाके तेभागा मूवमेंट में जाके पूरा इसको बहुत बड़ा सा इनका रिजल्ट निकल के आया सामने। इसके अलावा आपका जो हिंदू ज़मींदारों लोगों का जो मतलब वर्चस्व था, वो वर्चस्व आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और एक नया तबका मिडिल क्लास वो उभर के आ रहे थे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा मगर बहुत इम्पोर्टेंट अहम एक क्लास था, वो है जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो यानी कि तो एक तरफ बिरलाज लोग थे बंगाल में, मारवाड़ी कैपिटल था, और एक तरफ इस्पाहानीज लोग थे। तो मारवाड़ी कैपिटल बहुत कांग्रेस को पीछे में बैक कर रहे थे और इस्पाहानीज लोग मुस्लिम लीग को बैक कर रहे थे। और बाद में जाके यही जो तब दोनों पक्ष में ये बढ़ गए। तो बाद में जाके और इसीलिए जो किसान लोगों का जो मूवमेंट था उसका सबसे बड़ा जो आपका रिजल्ट मिला 1937 का प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस में, जहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी ए.के. फजलुल हक का कृषक प्रजा पार्टी वो काफ़ी उभर के आए। मगर बाद में उनको मुस्लिम लीग 46 का चुनाव जब हुआ था मुस्लिम लीग में वो चले गए, यानी कि उसको क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस करना पसंद नहीं की। और ये चीज़ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अपना लेख में बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर इनके साथ कृषक प्रजा पार्टी के साथ अगर अलायंस करते तो फिर ये शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता, बंगाल डिवाइड नहीं होता। और मतलब दूसरा वो सब भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस अपना हिंदू लोगों का इंटरेस्ट नहीं सर्व कर रहे थे। और ये जो ए.के. फजलुल हक का जो मिनिस्ट्री था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मिनिस्टर थे, फिनेंस मिनिस्टर थे। फिर वो निकल आए 43 में, और उसके बाद 45 तक वो बहुत जगह में कैंपेन कर रहे थे। जैसे लखनऊ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कैंपेन हो रहा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि हम हिंदू महासभा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पक्ष में है, और जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनके पक्ष में भी है। फिर 46 का राइट हुआ वो नोआखाली में, और डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त को वो ये राइट का जो है, ये राइट बहुत लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर किया। जदुनाथ सरकार के लड़के भी उस राइट में वो उनका इंतकाल हुआ। और फिर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर में भी एक बदलाव आया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये एक यूनाइटेड बंगाल हो जो पाकिस्तान में भी नहीं जाएगा और इंडिया में भी नहीं रहेगा, ऐसा भी एक लाइन था जो शरद चंद्र बोस कांग्रेस लीडर थे, सुभाष बोस के जो बड़े भाई शरद बोस, और उसके साथ आपका अबुल हाशिम, हाँ, अभी जो बदरुद्दीन उमर गुजर गए उनके अब्बा जी, और उसके साथ सुहरावर्दी ने भी सपोर्ट किया था यूनाइटेड बंगाल लाइन में। और इनफैक्ट ये यूनाइटेड बंगाल लाइन में सपोर्ट करने से जिन्ना काफ़ी थोड़ा सा असहज महसूस, हाँ, मगर जिन्ना ये भी बोल रहे थे कि मगर अगर देखा जाए तो वो सही कर रहा है अपना इसमें, क्योंकि वो अपना लाइन में वो देख रहे, क्योंकि जिन्ना अपने पश्चिम पाकिस्तान को लेके भी वो खुश था। जी जी।
अब ये बाद में जाके लियाकत अली खान सब मिल के ये पूरा ईस्ट पाकिस्तान वाला सिचुएशन भी बनाया, मगर मेन अहम बात ये है कि आपका ये सिचुएशन जो है ये एक दिन में तो हुआ नहीं, ये बहुत पुराना चीज़ है। तो मगर जितना 46-47 तक जो पुराने जो लैंडेड जेंट्री थे, जो ज़मींदार क्लास था, उनका असर थोड़ा कम होने लगा और मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और ये जो किसान लोगों का असर थोड़ा ज़्यादा पड़ने लगा। हालांकि ज़्यादातर किसान लोगों का वोट नहीं था क्योंकि वो तो सब छोटे किसान थे। एक और सवाल है मेरा, चूँकि उसका जब मैं अपने असल टॉपिक पर आ जाएंगे। अनुशन गुप्ता की एक रिसर्च वर्क है कि मैंने पढ़ा है, कलकत्ता मुस्लिम आफ्टर द पार्टीशन, 30-35 पेज की, 35 पेज की, उसमें उन्होंने बताया कि 1946 की राइट को तो याद रखा जाता है कि 1950 में और 1964 में जो राइट हुआ वो बहुत भयानक था। 50 वाले राइट में तो जो कांग्रेस की मेंबर असेंबली के बारे में कहा, वो असेंबली में कहती रह गई कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। पाक सर्कस मैदान में जो कैंप था उसको उजाड़ दिया गया। खुद जवाहरलाल नेहरू ने खत लिखा सरदार पटेल को, हम प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़कर जाना चाहते हैं बंगाल में। सर ये जो 2 राइट हैं 1950, 1964 का, उसको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने भी याद नहीं रखा है। हाँ, वही तो इरेजर है। जोया चैटर्जी का स्पॉइल्स ऑफ पार्टीशन बोल के किताब है, उस पे कुछ बात इस राइट्स के ऊपर बात किया गया है कि और उसका असर कलकत्ता शहर के ऊपर कितना पड़ा। क्योंकि 50 और 64 का जो राइट है, इसके बाद से कलकत्ता बहुत ज़्यादा गेटवाइज्ड हो गया। क्योंकि फिर आप देखिएगा कि मतलब कलकत्ता में अगर आप कहाँ रहते हैं, इसको पूछने से ही आपको आपका आइडेंटिटी पता चल जाता था बहुत लोगों का। मतलब आज खैर आज 20-30 साल में थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली आया होगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा। मतलब अगर आप इकबालपुर, मोमिनपुर, सर्कस का एरिया, गार्डन ब्रिज, कोलुटोला, ये सब इलाके में, जकारिया स्ट्रीट, ये सब इलाके में अगर रहिएगा, अगर बोलते कहाँ पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादातर चांस है कि आप मुसलमान हैं। जी। अब और मुसलमान है वो भी फिर भी बहुत नॉन बंगाली मुसलमान होने का चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि बंगाली मुसलमान ज़्यादातर गांव में रहते हैं, कलकत्ता शहर में कम रहते हैं वो लोग। अगर आकड़ा और उस तरफ संतोषपुर की तरफ अगर नहीं रहे तो जी। और अगर आप बेहाला या जादवपुर में रह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप शायद बंगाल, मतलब ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल से आए हुए बंगाल रेफ्यूजीज़ हैं। भवानीपुर में रहेंगे, श्याम बाजार, शोभा बाजार, ये सब इलाके में रहेंगे, तो फिर नॉर्थ कलकत्ता में तो फिर आप घोटी है ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर चांस ये है। जी। तो ये तो, और भवानीपुर का इलाके में रहेंगे तो सब मिला के थोड़ा बहुत होगा, घोटी भी हो सकते हैं, अगर सिख पंजाबी भी लोग रहते, गुजराती भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं। मगर ये सब इसमें बड़ा बाजार में रहेंगे तो मारवाड़ी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा, या हिंदी बेल्ट का लोग रहने का चांसेस है। वैसे हावड़ा में भी एक सिचुएशन बहुत गेटवाइज हो गया, मगर कलकत्ता में तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा अभी चेंज नहीं हुआ। हालांकि आखिर बीजेपी जो है 1946 को बहुत ज़्यादा जोर देती है, उसको याद रखने की कोशिश करती है, तो क्या इसके काउंटर में मुसलमानों को भी 1950 और 1964 की राइट को याद दिलाने की जरूरत है भाई? देखिए, या आप हिस्ट्री तक प्रूफ तो नहीं, हिस्ट्री नहीं, तो आप जिसको जो चाहेगा उठा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, वो बात सिलेक्टिव, देखिए सिलेक्टिव रीडिंग तो करता ही है लोग। जी। मुसलमानों को अपना जितना 50-64 का बारे में जितना बात करना है तो वो तो करना चाहिए, मगर इसके अलावा सिर्फ हम अब विक्टिमहुड का कार्ड खेलेंगे ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को ज़्यादा कुछ फ़ायदा है इसमें। अच्छा। क्योंकि सबसे अहम जो बात है कि मुसलमानों को पीछे नहीं देखना है, उनको आगे देखना है। और ये मुसलमानों के अंदर में भी एक मुहिम छेड़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रिफॉर्म्स का भी ज़रूरत है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनका भी रिफॉर्म्स होना चाहिए, तो वो कितना हो रहा है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जिस तरीके से वो स्कूल बनाते हैं या हॉस्पिटल्स बनाते हैं या ऑर्फेनेजेस बनाते हैं, उस तरीके से यतीम खाना और स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह क्या या कॉलेजेस वगैरह क्या हम मुसलमान कम्युनिटी के अंदर में हो रहा है? नहीं हो रहा है। हुमायूं कबीर देखिए, अभी वो बना रहे एक बाबरी मस्जिद, तो इतना तो ऑलरेडी मस्जिद है, हमको और इतना और मस्जिद ज़्यादा नहीं चाहिए। जितने मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद है, उसमें आप देखिएगा 5 वक्त की नमाज में उतने लोग नहीं रहते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। वो शायद जुम्मे में थोड़ा बहुत फुल होता होगा, 5 वक्त की नमाज में वो तो उतने लोग नहीं रहते हैं। तो इतना मस्जिद हमको चाहिए क्यों? हमको जो चाहिए वो बहुत स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए,
हॉस्पिटल्स चाहिए, यतीम खाना चाहिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज की है इस देश में। क्रिश्चियन मिशनरीज इस देश में 2% है, 2-3% है, और वो यहाँ पे और भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, मगर वो कर रहे हैं। तो भारत के मुसलमान ये क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर आप बोलिएगा कि हमारे तो पोप जैसा कोई है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग वाला, मगर पोप तो सिर्फ कैथोलिक्स लोग मानते हैं, प्रोटेस्टेंट्स लोग नहीं मानते हैं। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग देखिएगा आप, जो नॉन प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। सभी लोग कैथोलिक क्रिश्चियन है नहीं, मगर जहाँ पे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, यहीं जहाँ पे भी हो, उनके अपना एक मिशनरी एक्टिविटी है। जो भी आरएसएस टारगेट कर रहे हैं, खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ का, ट्राइबल्स लोग के अंदर में जितना क्रिश्चियन मिशनरी का एक्टिविटीज़ था, उसको भी आरएसएस मॉनिटर कर रहा है, उसमें भी आरएसएस घुसने का कोशिश कर रहा है, जो क्रिश्चियन मिशनरी फोल्ड से अपने फोल्ड में लेके आए। मगर मुसलमान, ये आप एक तरफ आप उम्मा का बात करते हैं, तो इतने सारे बहुत मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो पैसा को लेके भारत के मुसलमानों का थोड़ा सा अगर उसका थोड़ा चेहरा अगर उभरता हुआ नज़र आए तो ये खराब तो नहीं है उसमें। सर अब ज़कात का पैसा बोलिए या जो भी और पैसा बोलिए, कुछ बंगाल के रूरल बंगाल में स्कूल वगैरह काम हुए हैं अभी हाल में। देखिए, आल अमीन मिशन एक है, आल अमीन मिशन थोड़ा और भी कुछ रहमत मिशन वगैरह, रहमत आलम वगैरह, बहुत मगर वो बहुत कम है जी, और वो बहुत कम है। जितना होना चाहिए था उसमें उसका 10% भी शायद नहीं है, जितना होना चाहिए था एक कम्युनिटी में, जहाँ पे आप 30% का आबादी है आपका। और कलकत्ता के जो मुसलमान हैं, इनके अंदर में क्या रिफॉर्म्स हुआ? कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं। आप तो कोई बोल नहीं पाएंगे कि इतना ये मिशनरी एक्टिविटी हो रहा है। और बड़े बड़े आपका यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, अगर आप देखिएगा, अरसलान हुआ, शिराज हुआ, इतने सारे जो हम बोल रहे हैं कि नॉन बंगाली मुसलमान भी जो है कलकत्ता शहर में, ये सारे लोग तो इतना ओन करते हैं पैसे, तो इनको तो थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए तो ज़रूरी है ना। बंगाली मुसलमान एक मुस्ताक आमिन, उन्होंने खैर आलमी मिशन चालू किया, मगर नॉन बंगाली उर्दू वाले यहाँ पे कलकत्ता में इतने दिन रहे हैं, कोलकाता, हावड़ा आसपास में, आसनसोल में भी कूद रहे हैं, क्या कम्युनिटी इनिशिएटिव हुआ? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये एक अहम सवाल है। जी सर, अब ये कि जो जिस तरह से एक दो काम हो रहा है, तो आपका अपोजिशन ख़त्म कर दिया गया है, मनपसंद अपोजिशन लाई गई है। इस अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है कि माइनॉरिटी इश्यूज़ को रख सके, क्योंकि उनके इशारे पे काम करने वाले, और ज़्यादातर मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम जो मेंबर पार्लियामेंट असेंबली है, चाहे वो फरहाद हकीम हो, जावेद खान हो, गुलाम रब्बानी हो, ये जितने लोग थे सब चले गए उस वाले पोजीशन में जो हुकूमत की पसंद वाले हैं। तो ऐसे में माइनॉरिटी का जो वॉइस है, अब कौन उठा सकता है सर? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए माइनॉरिटी का वॉइस जो है अपने पहले अपने गिरवां पे झांकिए। ये होना चाहिए कि भाई हम अपने, किसी को हमको ज़रूरत नहीं है, हम अपने जो मसले हैं वो अपने कम्युनिटी के अंदर में से कुछ एक हम लोग सोल्यूशन निकालें, सब लोग मिल के हम लोग आगे देखें थोड़ा सा, और उसमें जो आपका जो हुकूमत से हम जो जितना हो सके उतना करेंगे जो लोग, मगर हम लोग अपने कम्युनिटी के अंदर में इंटरनल रिफॉर्म्स लेके आए, स्कूल्स, कॉलेजेस, और जो कोचिंग सेंटर्स, करियर काउंसलिंग सेंटर्स, यतीम खाने, ये सारे जो है अब कम्युनिटी के अंदर से पैसा उठाओ, सब दान करें उसमें। हाँ, अब अगर महीना में चंदा हो या सालाना में अगर ज़कात वाले हो या फित्रे वाले में, जो जैसे चंदा करके इकट्ठा करके आप बनाओ, उसमें मुझे लगता है कि सारे लोग, गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगा उसमें, अगर आपको लैंड की ज़रूरत होगा या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी कुछ स्कीम्स हैं, वो स्कीम तो बंद नहीं हो गया ना, वो होगा। और बाकी जो अगर जो है वो अभी फ़िलहाल जो आईएसएफ के एक नुमाइंदे हैं, फिर सीपीएम का भी नुमाइंदा, दोनों ही मुस्लिम नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के भी मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो वो लोग एज अ अपोजिशन पार्टी, वो लोग, उनको उठाना चाहिए मुसलमानों का हक की बात, उनके इश्यूज़ के बाद। सर, ये तो हुआ सर, ये एजुकेशन एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया इस इलेक्शन में। तो इसके लिए मुस्लिम समाज को क्या इक़दाम उठाना चाहिए? जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो एक आरएसएस भी आ जाती है, जो कि आरएसएस मुसलसल हिंदू को एक तरफ करने की, पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इस पोलराइजेशन का जवाब दे सकता है? देखिए, ये चीज़ तो कोई नई बात नहीं है। अगर ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेम्पलेट है वो अभी बंगाल में आ गया, तो इसीलिए आपको नया लग रहा है। हाँ जी। मगर आप लास्ट 12 साल देखिए, लास्ट 12 साल में ना सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मुसलमान नुमाइंदा था,
जी। एक आध शायद मुख्तार अब्बास नकवी एक टर्म में शायद होंगे, शुरुआती टर्म में। उसके बाद से तो अभी उनका कोई कैंडिडेट भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहता, तो वो मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं रहा। तो बात की बात वो दूसरा तो छोड़ ही दीजिए, पहले तो क्या एक मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज खान हुआ करते थे, मगर वो भी चला गया। मोदी दौर में नजमा हिमतुल्लाह बनी, हाँ अभी बाद में से मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर 2 साल 1 साल के लिए है। हाँ तो मगर वो तो उसको तो छोड़िए, मगर तो वही टेम्पलेट भी बंगाल में आ गया। मगर उनके बीच में भी एक दो मुस्लिम मतलब जो बोलने वाले हैं, जैसे काजी मासूम अख्तर हुए या एक आध लोग जो हुए उनके शायद होंगे अभी और भी अभी बहुत कुछ मुसलमान जो है अभी वहाँ पे उनके पार्टी में जाने का भी कुछ स्कीम कर रहे होंगे। तो वो सब तो अपने लेवल में करेंगे कि क्या, अब उनका तो अपना पब्लिक अपना नहीं जो भी है नहीं वो पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं मगर नॉर्मली मुसलमान जो है। देखिए काजी मासूम अख्तर को मैंने इंटरव्यू लिया इलेक्शन के बाद, उनको मुझे लगा कि भाई वो ऐसे कम से कम मुस्लिम मतलब कम्युनिटी का रिफॉर्म्स के लिए, कम्युनिटी का भलाई के लिए वो काम करने के लिए वो काफ़ी सीरियस हैं और वो अपने स्कूल में जहाँ पे भी हेडमास्टर है वहाँ पे भी कुछ उनका काम चल रहा है। देखिए मामला ये है कि आपका भारत के जो मुसलमान है वो ऐसे ही नेशनलिस्ट मुसलमान है। जी। अभी क्या है, इनके दिमाग में इनका एक सस्पिशन घुस गया, तो मुसलमानों को भी थोड़ा सा जिस तरीके से एक पैट्रियोटिक मुसलमान जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए उतना ही करने से इनका दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता इनका भी सस्पेशन चला जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप क्या हो, आपका व्यवहार से ही आपका तरीके से ही पता चलता है। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होइएगा, ज़्यादा अगर उटपटांग बातें करने में अगर मशहूर होंगे तो फिर ये सस्पिशन कभी नहीं जाएगा। मुसलमानों को भी एक अंदर से एक आगाज़ होना चाहिए कि दोनों कम्युनिटी के अंदर में डायलॉग जितना जल्दी हो, जितना अच्छा हो, हाँ तो वो, क्योंकि अगर आप डायलॉग ही नहीं रहेगा, दोनों कम्युनिटी के अंदर में बातचीत नहीं रहेगा, खान पान में एक एक्सचेंज नहीं रहेगा, एक आध लोगों को समझने का भी अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी ये फासला कभी दूर नहीं होगा। ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। ये फासला कम करने के लिए मुसलमानों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। और जो आरएसएस का जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए क्या कांग्रेस लेफ्ट उस पोजीशन में है कि वो आरएसएस के नैरेटिव को काउंटर कर सके? जो आरएसएस जो धीरे धीरे काउंटर, आपने जैसा पहले पिछले इंटरव्यू में कहा था कि छोटी छोटी चीज़ें इख्तलाफ बढ़ाया जा रही है, कि जैसे आपने कहा कि पानी, वो लोग बोलते हैं कि जल, मुसलमान जो बंगाली हो पानी बोलते हैं, हालांकि पानी संस्कृत से आया है। तो आपने बहुत सारी मिसालें से दिया था जी। तो उस तरह के जो खालू खाला दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी, वो जो काउंटर है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो आरएसएस की वजह से कुर्सी से दूर है, उनको जो करने के लिए कांग्रेस के लिए, मैं ये सब के लिए बहुत बार लिखा भी हूँ, कांग्रेस को अल्टीमेटली सिर्फ बंगाल में मगर ओवरऑल इंडिया में उनको जो पुराना सेवा दल था वो सेवा दल को एक्टिवेट करने का बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अहम, मतलब ये बहुत अहम मौका है जहाँ पे कांग्रेस को एकदम ग्रास रूट लेवल में जो गांधीयन सेवा दल था उसको एक्टिवेट करो। और आरएसएस जहाँ पे काम कर रहे हैं अभी गांव में या मुफस्सिल शहर में या एकदम शहर में एकदम ग्रास रूट लेवल में रिलीफ का काम करने का ज़रूरत है। और लेफ्ट वाले लोग को भी काम करने का ज़रूरत है। लेफ्ट वाले भी तो इस बंगाल में एक ज़माने में वो लोग करते थे कि आपका शहर का जो बस्ती है या गांव एकदम बिल्कुल गांव में, देहाती गांव में, वहाँ पे आप हफ्ता में एक बार कोई नाइट स्कूल खोलो, टेम्पोररी नाइट स्कूल, या कोचिंग क्लासेस, ये कोचिंग कराओ फ्री में, या जो है जिनको वकील का बहुत सलाह की ज़रूरत है तो वकील से वो सलाह दो, या उनका केस जो है लड़ लो कोर्ट में। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे, अभी तो एसआईआर में तो और भी ज़्यादा ही हुआ होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को लेके ये कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई दूसरा कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, ये सब तो चलता ही है। तो लेफ्ट वाले के या कांग्रेस वाले का जो उनका जो लॉयर्स का अंदर में उनका जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग यही करना चाहिए। उन लोगों को जो डॉक्टर है वो हफ्ता में एक बार जाके फ्री क्लिनिक करके ये क्या करेंगे, यही सब मेन मामला है कि अगर ये सब अगर आप कीजिएगा और उसके साथ साथ बात करते करते दो चार आप अपना पॉलिटिक्स का भी बात कर लीजिएगा।
मगर ये जब तक नहीं कीजिएगा, अगर आपका मास ऑर्गेनाइजेशन के जो मिडिल क्लास है, ये डॉक्टर हुए या लॉयर हुए या टीचर्स हुए, ये जब तक ये वीकेंड में सिर्फ अपना मौज मस्ती में ही सीमित रहेंगे और ये अपना घर के बारे में सिर्फ सोचेंगे और सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम देंगे, एक्चुअल वर्क ना करते, वर्चुअली आप अवेलेबल है मगर एक्चुअली आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो आरएसएस का वर्चस्व बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल है कि 3 दिन पहले अचानक हुकूमत ने सरवर्दी इब्नू का नाम चेंज करके गोपाल भट्टा कर दिया। उसके बाद अगर फेसबुक पे जो डिबेट हो रहा है सर, वो देखेंगे ज़्यादातर बंगाली ये बोल रहे हैं कि सरवर्दी रोड ही गलत है, चाहे वो हुसैन सरवर्दी हो या हसन सरवर्दी हो। लेकिन कल असेंबली में जो सीएम ने जो बात कही, कहा कि कलकत्ता की किसी भी सड़क का नाम वो किसी मुगल या पठान या फिर अंग्रेज़ के नाम पर नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है। तो शायद कि लगता है कि कई सारे जो मुस्लिम नाम हैं जैसे और अंग्रेज लोगों के नाम भी हटा देगा। जी जी, एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। जर्मन लोगों का रहेगा, कार्ल मार्क्स सरोनी रहेगा क्या? सब हटा देगा शायद। वो तो अंग्रेज तो नहीं थे ना, कार्ल मार्क्स। अच्छा, तो इस एक तरह से सर ये है कि मुसलमानों की तारीख को मिटाने की कोशिश है, ये भी तो है। तो उसके जवाब में क्या करना चाहिए इसमें, और क्या आप कीजिएगा? अभी ये इनके, मैं तो पहले तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। मैं 2020 में 20 साल में कोविड जब चल रहा था, 5 या 6 मई के बीच में ऐसे रात को मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया। अच्छा। तो मैं तो 6 साल से हूँ बहुत काफ़ी सुकून में हूँ, क्योंकि फेसबुक में जितना नफरत है, नफरत तो है, हेट है, उसके अलावा भी फालतू का जो बकवास डिबेट होता है जिसका कोई तारीख से कोई मतलब दूर का कोई संपर्क नहीं है, जिसका रिश्ता नहीं है। बेसिकली वो सर हसन सुहरावर्दी के नाम से वो रोड हुआ। 1933 में वो रोड जो है सुहरावर्दी एवेन्यू होने का बात हुआ, और अल्टीमेटली 34 में वो अप्रैल में एक गेजेट निकला था कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। उस वक्त का जो वाइस चांसलर थे, अगस्त 1930 टू अगस्त 1934, ये 4 साल वो वाइस चांसलर थे। सर हसन सुहरावर्दी जो है वो उबैदुल्ला सुहरावर्दी का लड़के थे। उबैदुल्ला सुहरावर्दी मिदनापुर में, इस्लामिक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से शुभेंदु अधिकारी है, उस डिस्ट्रिक्ट का इस्लामिक स्कॉलर माने जाते थे। 1895 में उबैदुल्ला सुहरावर्दी का गुजर गए, मगर ये सर हसन सुहरावर्दी मिलिट्री ऑफिसर थे और उस वक्त का बहुत बड़े सर्जन थे। FRCS फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स बोला जाता है, तो वहाँ से उनका डिग्री था। और उनके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी 34 जब उनका टेन्योर ओवर हो गया, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला वाइस चांसलरशिप, यंगेस्ट वाइस चांसलर में। तो उस वक्त जो है एक ये पी थंकप्पा नायर, जो PT नायर बोलते हैं, कलकत्ता के बहुत मशहूर एक क्रॉनिकलर है। उनका एक किताब है, बहुत मोटी किताब है, वो अ हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा स्ट्रीट्स बोल के 1986 में उसका 86 या 87 में उसका फर्स्ट एडिशन निकला था। मैंने उनका सेकंड एडिशन पढ़ा नेशनल लाइब्रेरी में, मैं कल ही पढ़ रहा था उसको। तो वहाँ पे वो पेज नंबर भी जितना जो पेज नंबर है, शायद 866 867 पेज में वो नंबर, वो सबका नोट्स है, कौन सा पेज में किसका नाम है कैसे। तो ये बहुत क्लियर है। अभी अगर अभी कोई बोलेगा कि सुहरावर्दी नाम से ही हमारा प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों ने लिखा यही है। हाँ, तो प्रॉब्लम तो फिर आपको तो फिर एक वाइस चांसलर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिनका कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा, समाज में इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा, फिर उसको आप नकार रहे हैं। आज मैंने देखा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने वाइस चांसलर को अभी का वाइस चांसलर को ये उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा हम लोग काफ़ी दुखी हैं कि इस तरीके से एक फॉर्मर वाइस चांसलर का नाम से जो रोड है वो चेंज किया जा रहा है, इसमें आपको कुछ करना चाहिए। तो ये शायद ये होगा। और बाकी अगर देखिएगा तो ये अल्टीमेटली आपका डिस्ट्रैक्शन है कि मेन मुद्दे जो है वो मुद्दे क्या है। मेन मुद्दे आपके एडुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, इनकम एम्प्लॉयमेंट का है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का है। तो ये सब मुद्दे में आप बात मत करो। आप जो है शहर का नाम बदल दो, स्ट्रीट का नाम बदल दो,
इससे कुछ ज़्यादा फायदा तो किसी आम आवाम को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जी जी क्या फ़र्क पड़ता है? उसके सुहरावर्दी का नाम कोई दूसरा अगर नाम कर दे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? एडुकेशन, हेल्थ और इसमें तो जितना जिस तरीके से होता है सर कि आपकी एक हिस्टोरिकल रिमेंबर है, हिस्टोरिकल मेमोरी तो हो ही रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ वो हो ही रहा है। वो तो जैसे ही आपका इलाहाबाद को प्रयागराज बनाना, जी मुगल सराय को आप दीनदयाल उपाध्याय, ये तो इसमें से अल्टीमेटली उस जगह का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा क्या? लेकिन तभी सर प्रिंस अनवर शाह रोड है। हाँ, तो वही तो यही सब शमसुल रोड है। ये हिस्टोरिकल मेमोरी को इरेज करके आप जो कर रहे हैं, एक तो इरेज कर ही रहे हैं, एक वाला एजेंडा है, और दूसरा है जो है कि आप इकोनॉमिक इश्यूज में या हेल्थ एजुकेशन के इश्यूज में आप और बात नहीं करें। पूरा डिबेट को एक दूसरा तरीके से घुमाने का कोशिश हो रहा है। ये भी हो रहा है सर। उसके जवाब में जो हिस्टोरियंस है, कोई भी कम्युनिटी जी पाती जब उसके बाद पास्ट क्या हिस्ट्री बेहतरीन होती है। देखिए, सुहरावर्दी को बोलिए या दूसरा कोई भी रोड का बोलिए, इस नाम का चेंज में सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी क्यों ये करेंगे? ये जो कलकत्ता के जो इतने सारे प्रोग्रेसिव्स जो हैं, सेकुलर लोग हैं, या जो और भी सारे जो कलकत्ता इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सारे लोगों को एक साथ आके इसको रोकना चाहिए, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाना चाहिए। सिर्फ मुसलमान इसको लेके क्यों ये करे? फिर तो एक कम्युनल एंगल हो जाएगा, और यही तो वो लोग चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सर ने जो बात बतलाई है कि आरएसएस का जो नैरेटिव बन रहा है, ज़रूरी उसका काउंटर करना है, और ख़ुद मुस्लिम समाज को भी जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे तो उस तक हम बंगाल में या कहीं या भारत के किसी भी हिस्से में आरएसएस और राइट विंग का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज मेरी यही कोशिश है कि हम इस आज के डिबेट के ज़रिए बंगाल में जो मुसलमानों के अंदर एक तरह से मायूसी है और एक खोखलापन है, खालीपन है कि अब मेरा आगे क्या होगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है सर ने, और एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क के नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बतलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।